द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम 2026-27 के भारतीय बजट पर बात करेंगे। ये दस्तावेज विकसित भारत का एक बड़ा सपना दिखाता है, जहां ऊंचे एम्बिशंस और सबको साथ लेकर चलने की बात है। और आज हमारी चर्चा का जो असली सवाल है वो यही है, क्या ये बजट सच में आर्थिक तरक्की की बड़ी बड़ी बातों और कह सकते हैं आम आदमी के विकास के बीच सही तालमेल बिठा पाता है? बिल्कुल, मैं ये तर्क दूंगी कि हाँ, ये बजट बड़े सुधारों, सरकारी निवेश और जरूरी क्षेत्रों पर ध्यान देकर एक मजबूत और विकसित भारत की नींव रख रहा है। और मेरा मानना है कि बजट के सपने तो बड़े हैं, लेकिन क्या ये सबके लिए हैं, इस पर सवाल उठता है। मतलब ऐसा लगता है कि इसका झुकाव बड़े उद्योगों की तरफ ज्यादा है। देखिए, ये बजट विकसित भारत के सपने को हकीकत में बदलने का एक सोचा समझा प्लान है। ये 3 मजबूत खंभों पर खड़ा है: काबू में महंगाई, सतत विकास और सरकारी खर्च में अनुशासन। सरकार का इरादा साफ है, देश की आर्थिक रफ्तार को तेज करना और लोगों की उम्मीदों को पूरा करना, जो सबका साथ सबका विकास की सोच से मेल खाता है। भविष्य के लिए संपत्ति बनाने की सोच। देखिए, सरकारी पूंजीगत खर्च यानी देश में नई संपत्ति बनाने पर जो खर्च है, वो बढ़कर 12.21 लाख करोड़ रुपए हो गया है। ये पैसा देश में नए हाईवे, बंदरगाह, बिजली घर बनाने पर खर्च होगा, जो आने वाले कई सालों तक विकास को गति देंगे। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, 350 से ज्यादा ढांचागत सुधार लागू किए गए हैं। मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाने के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, बायोफार्मा शक्ति जैसी योजनाएं शुरू हुई हैं। और छोटे और मंझोले उद्योगों मतलब MSMEs को मजबूत बनाने के लिए 10,000 करोड़ का SME ग्रोथ फंड भी है। तो ये सोच सबकी तरक्की के रास्ते खोलती है। मैं मानता हूं कि करीब 7% की विकास दर वो अच्छी है, लेकिन सवाल ये है कि इस विकास का फायदा किसे मिल रहा है? बजट का जोर साफ तौर पर सेमीकंडक्टर, AI और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे हाईटेक और ज्यादा पूंजी वाले क्षेत्रों पर है। ये जरूरी हो सकते हैं, लेकिन चिंता ये है कि क्या इसका फायदा नीचे तक पहुंचेगा? जरूर पहुंचेगा। जरा बजट के रुपया कहाँ जाता है चार्ट को देखिए। हर एक रुपए में से 20 पैसे पुराने कर्ज का ब्याज चुकाने में और 22 पैसे राज्यों को उनका हिस्सा देने में चले जाते हैं। इसकी तुलना में केंद्र की योजनाओं पर सिर्फ 8 पैसे खर्च होते हैं। क्या ये गरीबों और जरूरतमंदों पर ध्यान देने के दावे से मेल खाता है? ज्यादातर टैक्स सुधार भी बड़े निर्माताओं और सर्विस सेक्टर को ही फायदा पहुंचाते दिखते हैं, जैसे विदेशी कंपनियों के लिए टैक्स में छूट। एक आम नागरिक या छोटे किसान को इससे सीधा क्या मिला, ये साफ नहीं है। विकसित भारत के बड़े सपने और जमीन पर सबके विकास के लिए ठोस योजनाओं के बीच एक खालीपन सा दिखता है। आपकी बात में वजन है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। चलिए सरकारी खर्च में अनुशासन की बात करते हैं। इस बजट की सबसे बड़ी ताकत मेरे हिसाब से यही है। सरकार ने अपने घाटे को GDP के 4.3% तक लाने का लक्ष्य रखा है। यह एक बहुत बड़ा और सकारात्मक संकेत है। इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था स्थिर है, जो बाहर से निवेश लाने और महंगाई को काबू में रखने के लिए बेहद जरूरी है। जब अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो उसका फायदा लंबे समय में हर किसी को मिलता है। तो कुल मिलाकर जो 17.14 लाख करोड़ का प्रभावी पूंजीगत खर्च हो रहा है, वो सिर्फ सड़कों और बंदरगाहों में नहीं लग रहा, वो भविष्य के भारत में लग रहा है। ये एक जिम्मेदार सोच है। मैं समझता हूं कि अर्थव्यवस्था को स्थिर रखना जरूरी है, पर हमें ये भी देखना चाहिए कि इस अनुशासन की कीमत कौन चुका रहा है। आपने वित्तीय घाटे की बात की, लेकिन प्राथमिक घाटे को देखिए, जो ब्याज चुकाने के बाद सरकार के असल उधार को दिखाता है। ये GDP का सिर्फ 0.7% है। इसका सीधा मतलब है कि सरकार के पास नई सामाजिक कल्याण योजनाओं जैसे कि स्वास्थ्य या शिक्षा में बड़ा निवेश करने के लिए पैसा ही नहीं बचा है। हम भविष्य के लिए इमारतें बना रहे हैं, लेकिन क्या हम आज के इंसानों पर, उनकी सेहत और तालीम पर उतना ही खर्च कर रहे हैं? अस्पताल और पीने के पानी जैसी सुविधाएं बनाने के लिए राज्यों को दी जाने वाली मदद भी तो शामिल है। तो ये सिर्फ कंक्रीट के ढांचे नहीं बना रहा, ये सामाजिक बुनियाद को भी मजबूत कर रहा है। और एक बात समझनी होगी, एक स्थिर अर्थव्यवस्था ही लंबे समय तक सामाजिक योजनाओं को चलाने की ताकत देती है। अगर आज हम कर्ज लेकर घी पिएंगे तो कल आने वाली पीढ़ियों के लिए सिर्फ बोझ छोड़कर जाएंगे।
देखिए, ये बात सुनने में तो अच्छी लगती है, पर जमीनी हकीकत कुछ और है। ये जो स्थिर अर्थव्यवस्था है, इसका सबसे ज्यादा फायदा निवेशकों और बड़े कॉरपोरेट्स को होता है। आम आदमी के लिए तो आज की जरूरतें ज्यादा मायने रखती हैं। आंकड़ों पर वापस आते हैं। ब्याज पर 20 पैसे, रक्षा पर 11 पैसे और केंद्र की बड़ी योजनाओं पर 17 पैसे, और सब्सिडी जो सीधे गरीब तक पहुंचती है उस पर सिर्फ 6 पैसे। ये साफ दिखाता है कि सरकार की प्राथमिकता क्या है। हम भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, पर क्या हम वर्तमान में जो जरूरतमंद हैं उन्हें भूल रहे हैं? चलिए इसी से जुड़े दूसरे मुद्दे पर आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग और एमएसएमईज यानी छोटे उद्योग। ये बजट उन्हें सिर्फ मदद नहीं दे रहा, बल्कि उन्हें ग्लोबल चैंपियन बनाने का माहौल तैयार कर रहा है। माइक्रोवेव ओवन से लेकर हवाई जहाज बनाने तक के सामान पर टैक्स में छूट दी गई है। कपड़ा और केमिकल जैसे क्षेत्रों के लिए खास योजनाएं हैं और एमएसएमईज के लिए 3 तरफा मदद है: पैसा, बाजार और पेशेवर सलाह। TRADS प्लेटफॉर्म को और मजबूत किया जा रहा है, जो एक ऑनलाइन सिस्टम है जहां छोटे कारोबारियों को उनके बिलों के बदले तुरंत पैसा मिल जाता है। यह सिर्फ जिंदा रहने की लड़ाई नहीं, बल्कि आगे बढ़ने की तैयारी है। बात तो ठीक है, लेकिन ये तस्वीर का सिर्फ एक हिस्सा है। ये जो टैक्स छूट और योजनाएं हैं, इनका ज्यादातर फायदा बड़े और संगठित उद्योगों को मिलता है। और एमएसएमईज के लिए कॉरपोरेट मित्र और TRADS जैसे प्लेटफॉर्म, क्या ये उन्हें सच में आत्मनिर्भर बना रहे हैं, या फिर बड़ी कंपनियों की सप्लाई चेन का एक छोटा सा पुर्जा बना रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उन्हें सशक्त बनाने के नाम पर बड़ी मछलियों पर और ज्यादा निर्भर बना रहे हैं? और उस विशाल असंगठित क्षेत्र का क्या, जहां देश के करोड़ों लोग काम करते हैं? रेडी पटरी वाले, छोटे कारीगर, दिहाड़ी मजदूर, उनके लिए इस बजट में कोई बड़ी ठोस योजना कहाँ है? मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन मैं इसे अलग नजरिए से देखती हूँ। छोटे उद्योगों को बड़ी सप्लाई चेन से जोड़ना उनकी तरक्की के लिए जरूरी है। इससे उन्हें बड़ा बाजार मिलता है, बेहतर टेक्नोलॉजी मिलती है और काम की कमी नहीं रहती। कॉरपोरेट मित्र जैसी पहल का मकसद छोटे कारोबारियों के लिए कागजी कार्रवाई को कम करना है, जो उनके लिए एक बड़ी मुसीबत होती है। ये निर्भरता नहीं, बल्कि एक साझेदारी है, जहां बड़े और छोटे उद्योग मिलकर आगे बढ़ते हैं। और जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ता है, तो इसका फायदा असंगठित क्षेत्र तक भी पहुंचता है। नए रोजगार पैदा होते हैं। ये एक पूरा इकोसिस्टम बनाने जैसा है। नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। यह एक टॉप डाउन सोच है, जिसमें हम मान के चल रहे हैं कि ऊपर तरक्की होगी तो उसका फायदा छनकर नीचे तक पहुंचेगा। लेकिन असलियत में अक्सर ऐसा नहीं होता। अमीर और अमीर हो जाते हैं और गरीब वहीं रह जाता है। इस बजट में सीधे तौर पर असंगठित क्षेत्र के लिए किसी बड़ी योजना का ना होना एक बहुत बड़ी कमी है। हम सेमीकंडक्टर जैसी चीजों पर हजारों करोड़ लगा रहे हैं, जिनमें बहुत ज्यादा पैसा लगता है, लेकिन नौकरियां कम पैदा होती हैं। इसकी जगह अगर हम छोटे कारीगरों के स्किल डेवलपमेंट या उन्हें आसान शर्तों पर कर्ज देने की कोई बड़ी योजना लाते, तो शायद ज्यादा लोगों का भला होता। संगठित क्षेत्र की बात तो ठीक है, लेकिन भारत की असली अर्थव्यवस्था तो गांवों में बसती है। चलिए कृषि पर बात करते हैं। इस बजट में खेती को लेकर एक नई सोच दिखती है। पारंपरिक गेहूं चावल से आगे बढ़कर बागवानी, काजू, कोको और चंदन जैसी ज्यादा कीमत वाली फसलों पर जोर दिया जा रहा है। भारत विस्तार नाम की एक पहल है, जो एग्री स्टैक यानी खेती के डिजिटल रिकॉर्ड को AI सिस्टम से जोड़ रही है। इसका मकसद किसानों को सही समय पर सही जानकारी देना है, ताकि वे बेहतर फैसले ले सकें। यह किसानों की आमदनी बढ़ाने की कोशिश है। यह तर्क सुनने में बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन क्या आपने इसके पैमाने पर सोचा है? ये योजनाएं कुछ खास महंगी फसलों के लिए हैं। उन करोड़ों किसानों का क्या, जो आज भी दाल, चावल, गेहूं जैसी जरूरी फसलें उगाते हैं? जैसा मैंने पहले कहा, सब्सिडी पर हर रुपए में से सिर्फ 6 पैसे खर्च हो रहे हैं। क्या ये उस सेक्टर के लिए काफी है जिस पर देश की आधी से ज्यादा आबादी निर्भर है? AI की बात करना एक अच्छी हेडलाइन तो बनाता है, लेकिन क्या ये एक आम किसान की असल समस्याओं जैसे कर्ज, अपनी फसल को मंडी तक ले जाने का खर्च और बदलते मौसम की मार का समाधान करता है? ये छोटे मोटे सुधार लगते हैं, कोई बड़ा बदलाव नहीं। आप पारंपरिक सब्सिडी के मॉडल पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। ये बजट किसानों को सब्सिडी पर आश्रित बनाने की बजाय उन्हें ज्यादा उत्पादक बनाने की कोशिश कर रहा है। ज्यादा कीमत वाली फसलों पर ध्यान देना उनकी आमदनी के स्रोत बढ़ाने की एक रणनीति है।
टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उन्हें सशक्त बनाने के लिए है। अगर एक किसान को एआई की मदद से पता चल जाए कि कब बारिश होगी या किस मंडी में अच्छा दाम मिलेगा, तो ये जानकारी किसी भी सब्सिडी से कहीं ज्यादा कीमती साबित हो सकती है। ये उन्हें भिखारी नहीं बल्कि एक कारोबारी बनाने की सोच है। तो सशक्तिकरण के महत्व को समझता हूं, लेकिन हमें जमीन की हकीकत को भी मानना होगा। देश के ज्यादातर छोटे किसानों के लिए सब्सिडी आज भी जिंदा रहने का जरिया है। महंगी फसलों की खेती करने के लिए पैसा, जानकारी और बाजार तक पहुंच चाहिए, जो उनके पास आसानी से नहीं होती। तो जब तक हम उन्हें ये सब मुहैया कराने का एक मजबूत सिस्टम नहीं बना लेते, तब तक पारंपरिक मदद को कम करना बहुत जोखिम भरा हो सकता है। ये फिर से वही बात है, भविष्य के बड़े सपनों और आज की जरूरतों के बीच संतुलन बनाना, और यहाँ ये संतुलन थोड़ा गड़बड़ाया हुआ लगता है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये बजट एक विकसित भारत के लिए एक साफ आर्थिक रूप से जिम्मेदार रास्ता बनाता है। बड़े सुधारों, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और भारी सरकारी निवेश पर ध्यान देकर ये तरक्की और मौकों का एक ऐसा चक्कर बना रहा है जिसका फायदा अंततः सभी को मिलेगा। ये लोगों की क्षमता को बढ़ाकर उन्हें सशक्त बनाने के बारे में है, और मेरे हिसाब से यही सबको साथ लेकर चलने का सबसे टिकाऊ तरीका है। गहरी जांच होनी चाहिए। ऐसा लगता है कि जोर एक टॉप डाउन विकास मॉडल पर है, जिसमें उम्मीद की जा रही है कि फायदे धीरे धीरे नीचे तक पहुंचेंगे। ग्रामीण और असंगठित क्षेत्रों के लिए ज्यादा सीधी और बड़ी योजनाओं के बिना सबका विकास का नारा थोड़ा खोखला लगता है। तो यह साफ है कि यह दस्तावेज भारत के आर्थिक भविष्य का एक नक्शा पेश करता है। मुख्य सवाल इसी बात पर आकर टिकता है कि जो रास्ता चुना गया है, यानी बड़ी पूंजी वाले विकास और सरकारी खर्च में अनुशासन को प्राथमिकता देना, क्या वो सबको साथ लेकर चलने का सबसे कारगर तरीका है? बिल्कुल। तो बजट का सार यह है, भविष्य के लिए एक भव्य इमारत बनाने की नींव रखी जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस इमारत की नींव में आज के जरूरतमंदों की अनदेखी की जा रही है? यह दस्तावेज हमें दोनों तरफ की दलीलों के लिए भरपूर वजह देता है, और इस पर आगे भी सोचने की जरूरत है।